हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस की टाइप्स क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशंस हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है हमारी अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, दैट इज़ ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। जिस रिएक्शन में हमारे लेफ्ट साइड के और राइट साइड के एटम्स का नंबर इक्वल आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड्स पे हमारे एटम्स का नंबर इक्वल नहीं आता है तो रिएक्शन हमारी कहलाएगी अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। नाउ हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर बैलेंसिंग करते क्यों हैं केमिकल इक्वेशन की? तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग हम करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या एक्सप्लेन करता है कि जब भी किसी रिएक्शन में फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो उस केस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और ये दोनों जो कंडीशंस हमारी गिवन है यहाँ पर, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कब पॉसिबल है? जब हमारी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अगर वो इक्वल है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमारा इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अ स्टेटमेंट इज गिवन that steam is passed over heated iron to form magnetic oxide of iron having formula Fe3O4. This is the magnetic oxide of iron and hydrogen. So let us identify the reactants and products in this equation. जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या क्या रिएक्टेंट्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो जो स्टीम है ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको पास किया है ओवर हीटेड आयरन, तो आयरन भी हमारा क्या हुआ? रिएक्टेंट। टू फॉर्म क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज़ Fe3O4। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट एंड इट इज़ आल्सो गिविंग हाइड्रोजन। दिस इज़ आल्सो आवर प्रोडक्ट। सो लेट अस राइट द इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज सिंबल इक्वेशन। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम अपने सिंबल इक्वेशन लिखेंगे। सिंबल इक्वेशन क्या होगी? आयरन इज़ Fe, स्टीम इज़ द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, so it is H2O written here, indicate it is steam is the gaseous state of water। जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4 विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। अब इसको बैलेंस करना है। जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला जो गिवन होगा इक्वेशन में उसको सेलेक्ट करना है। तो हमारी गिवन इक्वेशन के अंदर जो बिगेस्ट फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला, वो हमारा है Fe3O4। अब इस इक्वेशन के अंदर दे रखा है जो हमारी लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है हमारा Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट साइड पे गिवन है हमारे पास Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनके एटम्स कितने हैं? लेफ़्ट साइड पे 1 Fe है, लेफ़्ट साइड पे हमारे हाइड्रोजन के एटम्स कितने गिवन है फॉर्मूले में? 2, तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 इज़ ऑक्सीजन। राइट साइड पे Fe के एटम्स 3 हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ऑक्सीजन के एटम्स हैं हमारे पास 4, तो यहाँ लिखा हमने 4। और हाइड्रोजन के एटम्स कितने गिवन है? 2।
हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे एटम्स का नंबर है और राइट साइड पे जो एटम्स का नंबर है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो हमारी इस तरह की इक्वेशन है जिसमें एटम्स का नंबर इक्वल नहीं है, इसको हम बोलेंगे स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है। देखो अब हमारे पास राइट साइड जो बिगेस्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर Fe का नंबर कितना है 3 और लेफ़्ट साइड पे कितने हैं 1, तो हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। इस 1 Fe को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे। नाउ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ Fe आर इक्वल। जो हमारा Fe एटम था लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों के एटम्स हमारे इक्वल हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हमने बैलेंस कर लिया है Fe। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, इसको भी स्किप करते हैं। ऑक्सीजन में हमारा लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि इसका नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 4 आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो याद रखना इस केस में कभी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कंप्लीट कंपाउंड को हम एक स्पेसिफिक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एटम्स हैं इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर हमारा कितना आ चुका है? 2 × 4 = 8। ये रूल है, जब भी हम बैलेंस करेंगे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक एटम को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट? हाइड्रोजन का नंबर आ गया 8, ऑक्सीजन नंबर आ गया 4। ना ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन और राइट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन। अब हमारा रह गया हाइड्रोजन। अब लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हो चुके हैं? 8, और राइट साइड पे कितने हैं? 2। तो इस 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका नंबर जो है 8 के इक्वल हो जाए? देन इट कम्स आउट टू बी 4। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। अब हमारी इक्वेशन आती है 3Fe प्लस 2H2 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. This type of equation is said to be balanced chemical equation. Okay, now how to make a chemical equation more informative, और what are the limitations of chemical equation and their removal. अभी हम जो हमने सिंपल इक्वेशन लिखी उसमें लिखा है Fe H2O Fe3O4 एंड H2, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट क्या है वो हमने वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इस इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट आता है बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हमारे रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सब्सटेंस के साथ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? S। अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो ब्रैकेट में लिख देंगे L। अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? G, या फिर एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। This arrow pointing upward also indicate the gaseous state of the substance. और अगर हमने किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करके प्रिपेयर किया है, उसका सॉल्यूशन बनाया है, तो उस केस में हम फिजिकल स्टेट में लिखेंगे एक्वस। हम लिखेंगे वहाँ पर एक्वस। अगर किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में हम वहाँ पर लिखेंगे सॉलिड, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमारा एक सॉलिड रेजिड्यू होता है। अगर सॉलिड नहीं लिखना तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इट मीन्स सॉलिड रेजिड्यू बना और कंटेनर के बॉटम पे वो सेटल डाउन हो गया। सॉलिड हमेशा बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है जो इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट आता है कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। अगर किसी रिएक्शन में हम एसिड के साथ कोई रिएक्शन कैरी करवा रहे हैं तो उस केस में एसिड की कंसनट्रेशन को मेंशन करना है कि हमारा एसिड डाइल्यूट है या फिर वो कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट के लिए लिखेंगे DIL डॉट, और एक्वस भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर एसिड कम्प्लीटली प्योर है तो हम डालेंगे कंसनट्रेटेड ब्रैकेट के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है टू राइट द हीट चेंज अकम्पेनिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है, हमने इस पॉइंट को कल भी डिस्कस किया था। हीट चेंज के बिहाफ पे 2 रिएक्शन होंगी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो मेंशन करना है कि रिएक्शन हमारी एक्सो है या एंडो है। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, सपोज ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट,
अगर कुछ इस टाइप से मेंशन है किया हमने, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। अगर हमने राइट किया है रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, इट मीन्स रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी रहेगी एंडोथर्मिक टाइप। और लास्ट कंडीशन आती है, और लास्ट कंडीशन या फिर पॉइंट आता है हमारा कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस किस कंडीशन पे रिएक्शन होती है, तो उनको भी मेंशन करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। कौन कौन सी कंडीशंस हमने रिएक्शन को दी हैं तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई है। तो कंडीशंस में हमारी आती हैं, फर्स्ट रिएक्शन को हमने कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कितने प्रेशर पे रिएक्शन को हमने कैरी करवाया है, और क्या कोई हमने उसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया। ये हमारी कंडीशंस हैं जिस पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। कुछ रिएक्शंस सिंपली कंप्लीट नहीं होती, उनको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तब वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती हैं। फॉर एग्जांपल इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय बोर्न-हैबर प्रोसेस यूजिंग नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, वी यूज़ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 200 एटमोसफेयर ऑन दीज गैसेस। अब ये गैसेस हैं तो प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर, बाय यूजिंग Fe एज अ कैटलिस्ट। अब हमारे पास होगी यहाँ पर अमोनिया गैस की फॉर्मेशन। नाउ बैलेंस इट, हियर वी हैव 2 नाइट्रोजन, हियर आल्सो 2 नाइट्रोजन, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इज 2 बट हियर हाइड्रोजन एटम्स आर 6, सो मल्टीप्लाई इट बाय 3। अब हमने इसके अंदर कंडीशंस में फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया है, N2 ब्रैकेट गैस, H2 ब्रैकेट गैस, these are the conditions of temperature, pressure and catalyst to form ammonia which is also a gas. Now the question arises, what is catalyst? किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि रिएक्शन जल्दी से रिएक्टेंट्स कंबाइन करें उस रिएक्शन के और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्विकली हो जाए, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ओके, थैंक यू।